कर लिया था। काफी सारे टॉपिक्स तो हमने ऑलरेडी कल कवर कर ली, 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं जो कि मैं अभी करवा देता हूँ। ठीक है, न्यूसेंस हो गया था, नेग्लिजेंस हो गया था। चलो उससे पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक नर्वस शॉक है उसको बता देता हूँ, फिर चलते हैं आगे हम डिफॉर्मेशन पे चलेंगे। ठीक है, हाँ डिफॉर्मेशन चलेंगे, पहले नर्वस शॉक करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद नर्वस शॉक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नर्वस शॉक? Nervous shock is, in common parlance, you can understand is like a shock, as you know what is the meaning of shock. And मैं कुछ एग्जांपल से समझाऊंगा इसको। नर्वस शॉक, अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसी न्यूज सडनली सुन ले या कोई ऐसी चीज सडनली देख ले जिससे वो इतना ज्यादा उसके माइंड पे या बॉडी पे इम्पैक्ट पड़े जिसकी वजह से कि वो आ, उसे कुछ ना कुछ मेंटल या बॉडीली इंजरी हो जाए, उसको हम नर्वस शॉक कह सकते हैं। दैट इज व्हाट योर नर्वस शॉक। नर्वस शॉक जो है, एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, लाइक अगर मदर अपने बेटे के एक्सीडेंट के बारे में सुनती है या सडनली उसको उसके डेथ के बारे में पता चलता है, तो हम कह सकते हैं कि मदर, और सडनली जब उसको पता चलता है मदर को अपने सन के डेथ के या एक्सीडेंट के बारे में, तो मदर अनकॉन्शियस हो जाती है या फिर हो सकता है उसकी भी हार्ट अटैक से डेथ हो जाए, ज्यादा सेंसिटिव। सर आपकी आवाज भी नहीं आ रही है और आपकी वीडियो भी नहीं दिख रही है। आई थिंक वो टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। मैं सर से बात करता हूँ।
हेलो, हाँ जी सर, आ रही है आपकी आवाज। अब ठीक है? जी सर, अब आ रही है। अच्छा, ओके। वीडियो में कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं सर, क्लियर है। सर आपकी ऑडियो वीडियो दोबारा नहीं आ रही सर, टेक्निकल नेटवर्क इशू दोबारा। सर दोबारा ज्वाइन करेंगे हमें। एक्चुअली क्या है, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है सर के वहाँ पे, इसलिए बार बार ऑडियो वीडियो प्रॉब्लम आ रही है। एक्चुअली जब डिजिटल प्लेटफॉर्म को हम यूज करते हैं ना, तो इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम्स आती ही हैं। जैसे पहली बार अब फैकल्टी के साथ ऐसा हो रहा है, यूजुअली स्टूडेंट्स के साथ ऐसा रहता है, तो उन्हीं के लिए हम ये वीडियोस भी रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं ताकि वो बाद में इसको चेक कर लें। बिल्कुल ठीक है। तो यही, कोई बात नहीं, जब तक सर आ रहे थे हम बाकी डिस्कस कर लेते हैं। किसी को कोई डाउट हो या प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आ रही हो, पढ़ने में मन ना लग रहा हो, कुछ भी किसी भी तरह की, आप पूछ सकते हैं कुछ। अपनी तरफ से ये कहूंगा कि आप सेफ स्कोर इसका ना हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते कि, हाँ 240 जैसे बता रहे हैं, 240 इज गुड, सेफ है एकदम। बट हर साल थोड़ा चेंज होता रहता है। CLC, for CLC 240 plus, you can get admission in CLC as well। फैक्टर्स क्वेश्चन किससे करें? ओके, लीगल रीजनिंग ना। For that, you can practice from the universal and single as well, and some question will also share in the group for your practice as well for the legal reasoning. Forms कब आएंगे भैया? Forms will come out, I think, within the week, most probably. Basic book list.
बुक लिस्ट आप यूनिवर्सली सिंगल में से कोई भी उठा लो, बहुत है, उसमें सारे कवर किया गया है सारा। आप अगर देखेंगे तो उसमें लीगल रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स का स्टैटिक होती है उसमें, बाकी हेलो, जितनी पूरी पॉलिटी वगैरह सब। हाँ सर आ गए। हाँ सर। पता नहीं आज कुछ इशू आ रहा है शायद। अच्छा ठीक है सर, आप शुरू कर सकते हैं। चलिए फिर नर्वस शॉक मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर से ट्राई करते हैं एक बार दोबारा। ओके, आई वाज talking about nervous shock. So what is nervous shock? I told you that if any sound, if any act, if you see any act, if you listen any sound, suddenly, due to which you felt unconscious or mental agony or even death, even mental injury also. So अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स हैं आपको हो जाती है, क्यों हो जाती है? क्योंकि आपने कोई ऐसा एक्ट देख लिया, कोई ऐसी साउंड सुन लिया सडनली, जिसकी वजह से जो है आपको प्रॉब्लम हो गई, नर्वस शॉक हो गया। ये सब जो है टॉट में कवर किया जाएगा। एक बार मुझे रिप्लाई दे दें आप लोग कि इस बार भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। नो सर, नो, तो सब ठीक है। अच्छा, इस बार ठीक है। ओके, नो सर, नाउ क्लियर, ऑल राइट। तो नर्वस शॉक को मैंने बताया कि होता क्या है बेसिकली, ये मैंने अभी समझाने की कोशिश की। अभी मैं और भी चीजें एग्जांपल से समझाऊंगा। नर्वस शॉक जो है, मैंने बताया कि मेंटल एगोनी, या फिर अनकॉन्शियसनेस फील हो जाना, ठीक है, ये सब चीजें हो सकती हैं। और नर्वस शॉक में बेसिकली आप ये कह सकते हैं, मैं एग्जांपल आपको, इससे जब पहले ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो मैं यही बता रहा था कि मदर को कोई साउंड ऐसे सुनाई दिया कि उसका चाइल्ड जो है सडनली गिर गया, या उसके चाइल्ड का सडनली एक्सीडेंट हो गया या डेथ हो गई, तो मदर अनकॉन्शियस हो जाता है कई केसेस में ऐसा। और मदर अनकॉन्शियस हो गई, या फिर मदर की डेथ हो गई, या मदर जो है मेंटल डिसऑर्डर हो गया मदर का सडनली, ऐसा कुछ सुनने से या देखने से, तो ये आपका नर्वस शॉक है। ये मैंने आपको एग्जांपल अभी दिया था। और नर्वस शॉक जो है किसको हो सकता है? नर्वस शॉक हो सकता है लाइक नर्वस शॉक आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं, क्लोज रिलेटिव्स, सपोज मेरा कोई बहुत ही क्लोज है, इवन ब्रदर, इवन क्लोजनेस की कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, ये क्लोजनेस की कोई डेफिनेशन नहीं कह सकते, बट क्लोज डिपेंड्स ऑन कौन है, क्या सर्कमस्टांसेस थी, ठीक है। तो कोई क्लोज रिलेटिव है, ब्रदर है, मदर है, फैमिली में है, ब्रदर है, कोई भी ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है, उनका आप देखते हैं, उनकी न्यूज आती है कि उनका एक्सीडेंट हो गया या ऐसा कुछ, तो उसकी वजह से हमारा मेंटल शॉक हो जाता है। अब अब ऐसा है कि सपोज एक एक्स पर्सन जा रहा था सड़क पे, और उसकी सडनली जो है उसका एक्सीडेंट हुआ सपोज, और उसके एक्सीडेंट से कोई एक पासर बाई सडनली, आउटसाइडर पर्सन है, मुझे नहीं पता कौन है वो, ठीक है, वो उसके एक्सीडेंट से, एक्स के एक्सीडेंट से वाई जो है, जो कि कोई भी कॉमन पर्सन है जो सड़क पे जा रहा था, पासर बाई है, ठीक है, आउटसाइडर है कोई, मेरी फैमिली से मेरा कोई उसका रिलेशन नहीं है, उसको नर्वस हो जाता है, या उसको मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, या वो अनकॉन्शियस फील करता है। तो ये सब चीजें जो हैं कवर नहीं होती हैं टॉट में, कि मतलब एक कहीं ना कहीं क्लोज रिलेशन स्टैब्लिश करना होता है हमें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, नर्वस शॉक के बाद हम लोग नर्वस शॉक में ही अभी बेसिकली नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूं। नर्वस शॉक जो है वो कौन कौन हो सकता है? तो मैंने अभी बताया कि जो डायरेक्ट फोर्स ही है, अगर डायरेक्ट ही अगर आपने देखा है कि अगर इट मीन्स जो प्राइमरी विक्टिम जिसको बोलते हैं हम, प्राइमरी विक्टिम मीन्स अ पर्सन हु हिमसेल्फ वाज इन एरिया ऑफ द डैमेज। मैं अगर जा रहा था सड़क से और मैंने देखा एक एक्सीडेंट, एक क्लोज रिलेटिव का एग्जांपल ले लेते हैं कि एक साइकिलिस्ट को किसी कार ने टक्कर मार दी सड़क पे, ठीक है,
तो उस कार ने जब टक्कर मारी सड़क पे, तो मैं उस एरिया में खुद अवेलेबल था, मुझे नर्वस शॉक हो गया। ठीक है, मैंने बोला कि क्लोज रिलेटिव था, ये सारी चीजें हैं। तो मैं अभी प्राइमरी विक्टिम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्राइमरी विक्टिम वो मैं खुद उस एरिया में उस एक्सीडेंट के आसपास मौजूद था, मुझे नर्वस शॉक हो गया, तो मैं प्राइमरी विक्टिम हूँ। समझ रहे हैं? साइकिलिस्ट की जो एक्सीडेंट हुआ साइकिल साइकिल वाले का कार से, तो वो मैं प्राइमरी विक्टिम हूँ क्योंकि मैंने उसको खुद देखा है। एंड जो सेकेंडरी विक्टिम की मैं बात कर रहा हूँ, सेकेंडरी विक्टिम का हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं कि साइकिलिस्ट की जो वाइफ थी, उसको ये न्यूज मिला कि आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है। ठीक है, या फिर उसको थर्ड पार्टी ने जैसे न्यूज दिया कि हाँ आपके हस्बैंड का हॉस्पिटल में डेथ हो गई है, या उसकी वाइफ वहां, चलिए मैं उसको बाद में समझाऊंगा। तो इस तरीके से एक एग्जांपल मैंने बताया कि अगर मैं अवेलेबल हूं तो मैं प्राइमरी विक्टिम हूं। अगर उसके वाइफ को न्यूज दिया गया, वो अवेलेबल नहीं थी वहां पे, घर पे थी, ये न्यूज मिला कि एक्सीडेंट हो गया या हॉस्पिटल में डेथ हो गई, तो वो कहीं ना कहीं हमारा एग्जाम्पल है सेकेंडरी विक्टिम का। ठीक है, तो ये आपका नर्वस शॉक है। इसमें बेसिकली मेन चीज आपको क्या याद रखनी है कि क्लोज रिलेटिव होना चाहिए नर्वस शॉक के लिए। ठीक है, नर्वस शॉक के लिए आपका क्या होना चाहिए? क्लोज रिलेटिव होना चाहिए। ओके, अभी इसमें कुछ जब हमने मैं बता देता हूँ एग्जांपल्स के साथ थोड़ा सा कि रिमोटनेस में भी डिपेंड करता है कि आप नर्वस शॉक क्लिक कर सकते हैं। एक केस हमने पढ़ा था, केस का नाम तो मुझे फिलहाल याद नहीं है, बट उसका फैक्ट ऐसा हो सकता है कि आपका फैक्ट कुछ आपके लिए काम आ जाए। एक चाइल्ड जो है वो बाहर खेल रहा था, दो बच्चे थे, शायद दो बच्चे थे जो कि बाहर खेल रहे थे, और उसकी मदर विंडो पे उसको देख रही थी। मतलब विंडो के घर से थोड़ा दूर था, आई मीन विंडो से वो अपने बच्चे को, बच्चा जो है वो दूर खेल रहा था, और वो मदर विंडो से देख रही थी उसको, बच्चे को। और बच्चा सडनली खेलते खेलते ट्रक के नीचे आ गया, ठीक है, या उसका एक्सीडेंट हो गया। तो ट्रक जो ट्रक है, मतलब जो ट्रक ड्राइवर है, उसके अगेंस्ट इन्होंने नर्वस शॉक का केस फाइल किया। तो ये कह सकते हैं कि जो नर्वस शॉक का केस इन्होंने टॉर्च के लिए शू किया है, वो जो ट्रक ड्राइवर है उसने ये प्ली लिया था कि वो काफी दूर थी, तो ये नर्वस शॉक कैसे हो सकता है? ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कितना दूर था। अगर हमें दूर कितना, मतलब 10 मीटर नजदीक था, 50 मीटर था, 100 मीटर था, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने अगर देखा कि मेरा कोई क्लोज रिलेटिव जिसका कि एक्सीडेंट हो रहा है, उसकी वजह से मुझे अनकॉन्शियस हो गया, या फिर मैं मेरी डेथ हो गई, या मेरे मेंटल डिसऑर्डर हो गया, मेंटल कोई एगोनी हो जाती है, तो वो जो है कवर होगा नर्वस शॉक। ठीक है, अच्छा, प्राइमरी विक्टिम वंस अगेन, प्राइमरी विक्टिम इज नथिंग डायरेक्टली, मैंने बताया कि मैं सड़क पे जा रहा था और मैंने ही कोई एक्सीडेंट देखा है और क्लोज रिलेटिव का देखा, ये होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हाउएवर इन सम केसेस कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सडनली कोई ऐसी चीज देख करके उनका भी अनकॉन्शियस हो जाता है। बट हमारे लिए जो क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरा कोई क्लोज रिलेटिव है, वो साइकिल से जा रहा था, उसको किसी कार ने टक्कर मार दी और उसकी डेथ हो गई वहीं पे, या फिर उसका एक्सीडेंट हो गया, या और वो मैंने देखा, मतलब कि प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। प्राइमरी विक्टिम में यह है कि प्राइमरी विक्टिम में ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि जो विक्टिम है नर्वस शॉक का, वो उस एक्सीडेंट, जिस एक्सीडेंट को देखा उसने, जिस एक्सीडेंट को उसने देखा, वो वहां पर वो वहां पर बता रहा हूं कौशल किशोर झा, वो वहां पर जो है अवेलेबल होना चाहिए। और सेकेंडरी विक्टिम में ये होता है कि वो वहां पर अवेलेबल ना हो, उसको इंफॉर्मेशन मिले, न्यूज मिले। ठीक है, उसको इंफॉर्मेशन मिले, न्यूज मिले कि आपका जो है, आपके रिलेटिव का, सन का, हस्बैंड का, जो भी है, उनको, उनकी जो है डेथ हो गई है हॉस्पिटल में। अच्छा, ठीक है, ठीक है, तो प्राइमरी विक्टिम है कि, ठीक है ईशान, समझ में आ गया? आपके लिए मैं रिपीट कर रहा था बेसिकली। ठीक है,
ऑलराइट, ठीक है। तो हाँ, बिल्कुल प्रेजेंट होना जरूरी है, और ये बिल्कुल क्लोज पहले था कि पहले सॉरी क्लोज रिलेटिव होना जरूरी है और वहां पर प्रेजेंट होना जरूरी है, क्योंकि आप कहेंगे कि मैं जा रहा था और मैं किसी को जानता नहीं हूँ सड़क पे, मैंने उसका एक्सीडेंट देख लिया, इतना उसकी वजह से मेरी डेथ हो गई। अभी मैं कौशल का आंसर था कि पनिशेबल है कि नहीं। टॉर्ट में कंपनसेशन मिलता है, पनिशमेंट नहीं मिलती है, क्राइम में वो मिलता है पनिशमेंट, कल भी बताया था आपको, ठीक है। अच्छा, और हाँ, दोनों में से कोई भी विक्टिम फाइल कर सकता है, यस। लेकिन लेकिन उसका डिफेंस है, बताऊंगा। अगर गुड फेथ में किया है, अगर गुड फेथ में किया, अब ऑब्वियसली मैंने कन्वे किया गुड फेथ में मैसेज कि भाई आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो कन्वे तो करना था, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन तो नहीं, ऑब्वियसली इंटेंशन मैटर नहीं करता यहाँ पे। लेकिन अगर मैं उसका क्लोज रिलेटिव हूँ, बताना तो था ही, तो वो मुझ पे अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। और कुछ? यस, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, यस, गुड फेथ में अगर कम्युनिकेशन है तो कंपनसेशन नहीं, मतलब कि मेरे अगेंस्ट वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ऑलराइट। सो नर्वस शॉक के बारे में इतनी सी बात हमने जानी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन से स्टार्ट कर लेते हैं। सर, टॉर्ट के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? नैना सिंह, मैंने बताया था कल कि ये कोई कोडिफाइड लॉ तो है नहीं, इसमें सेक्शंस और आर्टिकल होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं, हमारे जो सब सब्सटेंसिव लॉज हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई आर्टिकल नहीं होता है, ओके। हम चलते हैं डिफॉर्मेशन पे। डिफॉर्मेशन क्या होता है? डिफॉर्मेशन इज बेसिकली आप किसी ऐसे वर्ड से या किसी ऐसे, मतलब बोल करके या लिख करके किसी दूसरे की रेपुटेशन को हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, और जो आपने लिखा है और जो आपने बोला है वो बिना किसी वो बिना किसी लॉफुल रीजन के था, वो बिना किसी लॉफुल रीजन के था, उसका आपने कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं दिया, तो आपने उसका कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं दिया और आपने उसकी रेपुटेशन को हार्म पहुंचाया, ठीक है। तो आप जो है डिफॉर्मेशन के लिए लायबल होंगे। और ये ज्यादातर आपने न्यूज़पेपर्स में या फिर ज्यादातर तो इसका यूज पॉलिटिकल पर्सन ही करते हैं। आपने देखा होगा कि बाय द वे मैं किसी नाम देना ठीक, बात ये तो खैर ओपन केस है। अरविंद केजरीवाल जी हैं जो कि जिनके ऊपर ऑलमोस्ट डिफॉर्मेशन, यस, डिफॉर्मेशन इज क्राइम एज वेल एज टॉर्ट, राइट। क्राइम भी है, 499 आईपीसी और 500 में डिफाइन किया गया है, देखेंगे 499, यस 499 ही है, ठीक है। वो क्रिमिनल भी होता है, अभी उसको आएंगे हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली मैं अभी टॉट पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए मैं टॉट में ही रहना चाहता हूँ, ठीक है। बट वो क्राइम भी, आपका आंसर सही है, आपका कहना सही है बिल्कुल। एंड अगर आप डिफॉर्मेशन कमिट करते हैं तो आपको कंपनसेशन देना होगा। और मैंने बताया कि ये दो तरीके से होते हैं, जो डिफॉर्मेशन होता है वो टू टाइप का होता है। एक जो परमानेंट फॉर्म में होता है, जो लिख करके होता है, लाइक न्यूज़पेपर है, यस, लेबल, लाइबल एंड LIBEL, और स्लैंडर, यस, माही, करेक्ट, वेरी गुड, ठीक है। तो ये दो फॉर्म का होता है। एक लेबल होता है कि जिसमें आप लिख रहे हैं, न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं आप, और वो या फिर न्यूज में दिखा रहे हैं आप, ठीक है। कोई ऐसा रिटर्न स्टेटमेंट आप दे रहे हैं न्यूज़पेपर में या मैगजीन में, ठीक है, या टेलीविजन में, ठीक है। तो ये सब जो है वो और उसकी वजह से मेरी रेपुटेशन को हार्म हो रहा है। और जो कि परमानेंट फॉर्म में होता है, एक बार अगर आपने किसी न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल लिख दिया मेरे अगेंस्ट, तो वो तो परमानेंट फॉर्म में हो गया ना, तो ठीक है। तो ये लाइबल जो है वो परमानेंट फॉर्म का होता है। स्लैंडर जो होता है, इसकी स्पेलिंग अभी लिखा हुआ है इन्होंने, SLANDER, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो मैं बता देता हूँ। स्लेंडर जिसका कि नॉन परमानेंट फॉर्म होता है, टेम्परेली होता है, लाइक कोई ऐसा जेस्चर, कोई ऐसा कोई कोई स्पीकिंग, कुछ मैंने ऐसी बात कही पब्लिक में, ठीक है।
इसको हम कहते हैं डिफॉर्मेशन। ठीक है, प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ डिफॉर्मेशन क्या करेंगे? डेफिनेशन का आपको कोई इतना नहीं है, बट प्रॉपर डेफिनेशन क्या आपको मैंने समझाया है, आप उसमें इसको कवर कर सकते हैं। डिफॉर्मेशन मीन्स एन अटैक ऑन द रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन। इसका मतलब होता है कि अटैक ऑन द रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन, और इसको डिफाइन करना है तो द पब्लिकेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, सुन लो मैं बता देता हूँ, द पब्लिकेशन ऑफ अ स्टेटमेंट which tends to lower a person in the estimation of right thinking member of the society, कि एक ऐसा कोई स्टेटमेंट पब्लिश करना या कुछ भी ऐसे न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखना जो सोसाइटी के, हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, शायद मैं मिस कर गया था तो मैं बता देता हूँ कि सोसाइटी के जो राइट थिंकिंग पीपल हैं उनकी नजरों में आपका रेपुटेशन हार्म हो जाना, सोसाइटी में जो राइट थिंकिंग पीपल है उनकी नजरों में आपका डिफॉर्मेशन हार्म हो जाना, सॉरी रेपुटेशन हार्म हो जाना, तो वो डिफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, तो बेसिकली जो डेफिनेशन की बात कर रहे थे, तन्मय बात कर रहे थे डेफिनेशन की। डेफिनेशन में आप यही लिख सकते हैं कि द पब्लिकेशन ऑफ अ स्टेटमेंट विच टेंड्स टू लोअर अ पर्सन इन द एस्टिमेशन ऑफ राइट थिंकिंग मेंबर्स, कि राइट थिंकिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी की नजरों में अगर आप किसी के रेपुटेशन को हार्म करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 10 में डेफिमेशन के बारे में लिखा है। अच्छा, नहीं मैं इसके बारे में अवेयर नहीं हूँ, मैं देख लूंगा एक बार क्या लिखा है, तो मैं इस पर कोई कमेंट करूंगा शेड्यूल 10 में क्या लिखा है बेसिकल डिफॉर्मेशन के बारे में, अगर हो तो आप लोग बता सकते हैं। हाँ मैं अभी आ रहा हूँ, एग्जाम्पल्स पे आ रहा हूँ। ठीक है, एक एक करके आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बट अभी जो डिफॉर्मेशन पढ़ी हमने, तो डिफॉर्मेशन कब एप्लीकेबल होगा? डिफॉर्मेशन, हाँ वो डिफेक्शन है, वही तो, डिफॉर्मेशन अलग होता है, डिफेक्शन अलग होता है। यस मुझे वही लगा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से ये डिफॉर्मेशन आ गया। ऑलराइट, तो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं इसे, हाँ ठीक है, डाउट्स पूछ सकते हैं आप लोग। ओके, रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफॉर्मेशन जो है, द स्टेटमेंट मेड वाज डिफॉर्मेटरी, मतलब कि अगर आप किसी को डिफॉर्मेशन के लिए सू करना चाहते हैं तो स्टेटमेंट जो है वो डिफॉर्मेटरी होना चाहिए। स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए? डिफॉर्मेटरी होना चाहिए। और उस डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट से रेपुटेशन का इंजरी होना चाहिए, रेपुटेशन को इंजरी होना चाहिए। जो स्टेटमेंट अभी दी है आपने, उस रेपुटेशन से उस स्टेटमेंट से रेपुटेशन को इंजरी होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है कि, हाँ एक बात मैं आपको, जो आपने स्टेटमेंट दिया है ना, वो जरूरी नहीं है कि, वो जरूरी नहीं, हाँ ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं ये लोग, अच्छा ठीक है, वेरी गुड। तो हाँ मैं बता था कि जो स्टेटमेंट दी है वो जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट पड़े आपके रेपुटेशन पे, वो एक हिडन मीनिंग भी हो सकता है, वो एक हिडन मीनिंग भी हो सकता है। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ उसके लिए। व्हेन यू से दैट मिस्टर ए इज स्टेइंग विथ, सॉरी, व्हेन यू से दैट मिस्टर ए इज स्टेइंग विथ मिस बी एंड बोथ आर अनमैरिड। ठीक है, आपने अगर ये, आप अगर ये स्टेटमेंट देते हैं कि मिस्टर ए मिस बी के साथ रह रहे हैं और दोनों अनमैरिड हैं, हियर यू आर सजेस्टिंग समथिंग बाय अ हिडन मीनिंग। आप डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अनमैरिड है और साथ रह रहे हैं। तो हमारी सोसाइटी में सर ऑडियो नहीं आ रही आपकी।
सर आपकी ऑडियो आज सर का थोड़ा नेटवर्क का ज्यादा इशू है थोड़ा, कोई बात नहीं। Let him join again. हेलो। हाँ भी आ रही है आपकी बात। हम सॉरी, पता नहीं आज क्या इशू आ रहा है। ब्रॉडबैंड तो अभी सुबह से सही चल रहा था, दोपहर में अभी खाते था नहीं मैं, सॉरी। कोई नहीं भैया। ठीक है, मैं दूसरे इसेंशियल इंग्रेडिएंट पे था कि इसेंशियल इंग्रेडिएंट मैं जानबूझ के वीडियो पॉज कर लेता हूँ क्योंकि नेटवर्क का इशू है, तो इट्स बेटर कि थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा वीडियो मैं ऑफ रखूँ तो। ठीक है, जी भैया। ओके। तो मैं दूसरा दे रहा था आपको, मैं डिफॉर्मेशन की इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स में बता रहा था। पहला मैंने बताया था कि डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट होना चाहिए। दूसरा मैंने बताया था कि प्लेंटिफ ने ही स्टेटमेंट दिया है और आपके बारे में ही स्टेटमेंट दिया है, ये प्रूफ होना चाहिए। तीसरी बात है कि जो स्टेटमेंट है वो पब्लिश होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने बंद कमरे में बोल दिया, या फिर मैंने एक लेटर लिखा, पोस्ट कार्ड नहीं, जो एक पहले आता था, एक आता था इनवेलप टाइप का आता था, पहले अंतरदेशी बोलते थे उसको। ठीक है, वो ना कवर्ड होता था, उसको चारों तरफ से फोल्ड करके और वो पैक हो जाता था, कोई पैक में। हालांकि अब तो वो सब चलता नहीं है, लेकिन वो पैक मैसेज था। और उस पैक मैसेज को क्या करते हैं, लिख करके अगर पोस्ट कर देते हैं तो आपके घर पे जाएगा, पोस्टमैन आपको दिया और आपने ही उस लेटर को फाड़ा और आपने ही पढ़ा उस लेटर को। तो मेरे और आपके बीच का वो प्राइवेट कम्युनिकेशन है और आप पढ़ रहे हैं उसको। जब तक आप पब्लिक को नहीं बताएंगे, अगर मैंने आपके बारे में कुछ गलत भी लिखा उसके अंदर, जब तक आप पब्लिक को नहीं बताएंगे तब तक वो स्टेटमेंट डिफामेटरी नहीं होगी, क्योंकि पब्लिक के पास मैसेज जाना चाहिए, पब्लिक को पता चलना चाहिए कि मैंने क्या गलत बोला आपके बारे में। ठीक है, तो बेसिकली स्टेटमेंट जो है पब्लिश्ड होनी चाहिए। नाउ डिफेंसेस, यहाँ डिफॉर्मेशन की जो तीन बातें बताई, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट से रिप्लाई कर दें, अदरवाइज मैं डिफेंसेस टू डिफॉर्मेशन पे जाऊंगा कि डिफॉर्मेशन के क्या क्या डिफेंसेस हो सकते हैं। चलिए मैं डिफॉर्मेशन पे डिफेंसेस पे बढ़ता हूँ। डिफेंस क्या क्या है कि मैंने अगर कुछ बोला किसी एक्सवाइजेड पर्सन के बारे में, तो मैं क्या डिफेंस ले सकता हूँ? मैं डिफेंस ले सकता हूँ कि ट्रुथ, कि सच अगर बोला है, मैंने ट्रुथ बोला है, तो मेरे अगेंस्ट कोई भी डिफॉर्मेशन फाइल नहीं किया जा सकता है अगर मैं उसको प्रूफ कर पाऊं। मैं कह देता हूं कि किसी एक्सवाइजेड पॉलिटिशियन ने इतने का घोटाला किया
और उसने नहीं किया है अगर, तो मुझ पर डिफॉर्मेशन फाइल होगा। लेकिन अगर उसने एक्चुअली किया है, मेरे पास उसके सारे सबूत हैं, तो मेरे ऊपर ये लाई नहीं करेगा। नेक्स्ट है फेयर कमेंट और ओपिनियन। अगर मैं गुड फेथ में कोई अपना ओपिनियन दे रहा हूं या कोई मैं फेयर कमेंट कर रहा हूं, लाइक मैं कोई ओपिनियन दे रहा हूं, अगर मैं अपना ओपिनियन प्रोवाइड कर रहा हूं, कमेंट करना, अपना अपना कमेंट करना या किसी चीज को बताना, मतलब आप कोई स्टेटमेंट देना और एक अपना ओपिनियन देना, दोनों में डिफरेंस होता है। मैं अपना ओपिनियन अगर दे रहा हूं, इफ यू आर एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन रादर देन स्टेटिंग व्हाट यू थिंक इज अ फैक्ट, फैक्ट कुछ भी है, उससे मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ एक फेयर कमेंट कर रहा हूं, अपना ओपिनियन दे रहा हूं, तो भी मुझ पे हेलो भैया, आपने म्यूट कर दिया अपने आप को। नहीं है सर ने म्यूट नहीं कराई, अवधेश कुमार है कोई, इसने म्यूट करा है। हाँ, ये पता नहीं कैसे क्या हो रहा है, ये मैंने नहीं किया था। ओके, फेयर कमेंट ओके ये दूसरे लोग क्यों करते हैं, मुझे डिस्टर्ब मत करो आप लोग। ओके, फेयर कमेंट मैंने अगर किया है, मैं अगर कोई अपना ओपिनियन दे रहा हूं, तो वो डिफॉर्मेशन नहीं होगा, ये ध्यान रखें। ये हमारे डिफेंसेस हैं। प्रिविलेज कम्युनिकेशन, प्रिविलेज है अगर कि अगर किसी किसी ऐसी सिचुएशन में किसी को लॉ ने अलाउ कर रखा है, जैसे कि पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियंस एक दूसरे पे इलेक्शन के टाइम पे कमेंट करते रहते हैं, देखा होगा आपने। कुछ ऐसा अगर प्रिविलेज है किसी पर्सन के बारे में, तो वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन माना जाएगा। लाइक पार्लियामेंट में भी आप देख सकते हैं, पार्लियामेंट में भी जो लीडर्स हैं एक दूसरे पे पता नहीं क्या मजाक भी उड़ाते रहते हैं, देखा होगा आपने, काफी कॉमेडी भी चलती है हमारे पार्लियामेंट में, तो ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट देते रहते हैं। तो ये सब जो है डिफॉर्मेशन में काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट में कोई भी स्टेटमेंट दिया हुआ जो है वो क्या कहते हैं उसको, कि बाहर मैं भूल रहा हूँ वर्ड, पार्लियामेंट में बेसिकली प्रिविलेज कम्युनिकेशन होती है, जो भी सिलेक्टेड वहां पे एमपीज हैं, ठीक है, मंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो सब वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन में आते हैं, ठीक है। तो ये जो है कुछ डिफॉर्मेशन के डिफेंसेस थे हमारे पास। और अभी इससे पहले कि कोई स्टूडेंट कह रहा था कि क्राइम भी है, ऑफ कोर्स क्राइम भी है, इसमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि क्राइम अगर कोई भी क्राइम है उसमें इंटेंशन मैटर करता है। तो अगर एक इंटेंशनली कमेंट किया गया है तो वो 499 में कवर होगा। और एक वर्ड होता है इन्यूएंडो, मैं बता देता हूँ, INNUENDO, ये वही होता है जो मैंने आपको बताया कि हिडन मीनिंग था। एक वर्ड भी हो सकता है पूछ ले अगर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्यूएंडो। मैं रिपीट कर देता हूँ, INNUENDO। इन्यूएंडो का मतलब है कि कोई हिडन या लेटेंट मीनिंग हो आपके स्टेटमेंट का, तो उसको इन्यूएंडो कहते हैं, जिसकी वजह से किसी के रेपुटेशन को हार्म पहुंच रहा है। और टॉट में इंटेंशन होना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन अगर उसको क्राइम में आप सू करना चाहते हैं तो आपको इंटेंशन प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आगे स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी पे चलता हूं। बढ़े आगे। ठीक है, स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी। एक्चुअली जो मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है लीगल प्रिंसिपल में कि जो कोई पर्सन लायबल होगा सिर्फ उसी काम के लिए, उसी एक्ट के लिए लायबल होगा जिस एक्ट को उसने ही किया है। अ पर्सन इज लायबल ओनली फॉर द हार्म कॉज्ड बाय हिम। कोई एक्ट उसने एक्ट कॉज कोई हार्म हुआ है जो कि उसी ने किया है,
उसी के एक्ट से हुआ है तो ही वो लायबल होगा। जनरली यही होता है लॉ में। लेकिन दो इस रूल जो मैंने बताया अभी कि एक जो रूल बताया लॉ का कॉमन प्रिंसिपल कि लायबल ओनली फॉर द हार्म, अ पर्सन इज लायबल ओनली फॉर द हार्म कॉज्ड बाय हिम, उसके दो रूल्स हैं। पहला स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, दूसरा एब्सोल्यूट लायबिलिटी। जनरली तो मैं उसी चीज के लायबल ठहराया जाऊंगा जो कि मेरे द्वारा किया गया एक्ट है या उसकी वजह से किसी को हार्म हुआ है। लेकिन उसमें दो रूल्स मैं बता रहा हूं, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी का। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होता है? ये एक्चुअली एक केस है रेलेंट्स वर्सेस फ्लेचर। इस केस से ही ये जो है रूल निकल के आया था। इस केस में क्या हुआ था, मैं आपको केस का नाम मैंने बता दिया, रेलेंट RYLANDS वर्सेस फ्लेचर FLETCHER फ्लेचर। ठीक है। इन दिस केस जो डिफेंडेंट था उसने अपने एरिया में एक वाटर रिजर्वर बनाया हुआ था अपने मिल के लिए। किसी फैक्ट्री, कोई एक फैक्ट्री थी उसमें पानी की जरूरत थी तो उसने अपने ही एरिया में, मिल के एरिया में ही वाटर रिजर्वर बनाया हुआ था। ठीक है। और डिफेंडेंट को पता नहीं था कि देयर वर सम डिसयूज माइन शेफ्ट जस्ट नेक्स्ट टू हिज रिजर्वर। उसको पता नहीं था कि उस रिजर्वर के नेक्स्ट में, जो पानी का रिजर्वर बनाया था उसी रिजर्वर के जस्ट नेक्स्ट में कुछ माइन शेफ्ट भी है, उसे ये चीज नहीं पता था। ठीक है, किसी और का माइन शेफ्ट है। लेकिन क्या हुआ कि जो रिजर्वर बनाया था उससे किसी तरीके से पानी लीक होकर के माइन शेफ्ट में पहुंच गया और माइन शेफ्ट को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, तो माइन शेफ्ट का जो ऑनर था उसने डिफेंडेंट को, जो प्लेंटिफ है उसने डिफेंडेंट को सू किया। डिफेंडेंट ने कहा कि मुझे कोई इंटेंशन इस बात की नहीं थी और मुझे नॉलेज भी नहीं थी। ठीक है, तो कोर्ट ने ये कहा था कि अगर आप अपनी प्रीमाइसेस में कोई ऐसी डेंजरस चीज रख रहे हैं तो आपकी ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बनती है कि आप उसका पूरा अच्छे तरीके से केयर करें। इसमें आपकी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है और आपको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। यू विल बी हेल्ड लायबल इवन, तो इस केस में वो पर्सन जो है रिस्पॉन्सिबल होगा इवन इफ ही वर नॉट नेग्लिजेंट। हालांकि वो नेग्लिजेंट नहीं था, नेग्लिजेंट, ध्यान रखना, मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर वो नेग्लिजेंट नहीं है तो भी वो लायबल होगा क्योंकि उसकी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बनती है। क्योंकि जो रिजर्वर है एक ऐसी जगह पे अपने एरिया में आप रिजर्व बना रहे हैं या कोई भी ऐसे एक्ट कर रहे हैं जो कि हार्मफुल हो सकता है, तो इसलिए आपको वहां पे स्ट्रिक्ट लायबल ठहराया जाएगा। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए क्या क्राइटेरिया बताया कोर्ट ने कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए टू बी हेल्ड लायबल इन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी? A dangerous thing must have been brought by the person on his land। नंबर 1 पॉइंट है कि जो डेंजरस थिंग है वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए बाय दैट पर्सन ऑन हिज लैंड। कुछ ना कुछ ऐसी डेंजरस थिंग होना चाहिए। नेक्स्ट है सच डेंजरस थिंग्स मस्ट हैव एस्केप्ड। वो डेंजरस थिंग मैंने अपनी प्रॉपर्टी में अपनी एरिया में रखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पहली कंडीशन यह कि रखा होना चाहिए और उसके बाद वो लीक हो जानी चाहिए, चीज स्केप हो जानी चाहिए। तीसरी बात है कि थिंग मस्ट हैव इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर सम नॉन नेचुरल पर्सन। और जो चीज मैंने अपने एरिया में रखी है वो नॉन नेचुरल पर्पस के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए मेरा लायबिलिटी बनेगी, मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा। क्या डिफेंस ले सकते हैं? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का डिफेंस क्या हो सकता है कि प्लेंटिफ का ही फॉल्ट था। अगर मैंने रिजर्वर बनाया हुआ है, माइन शेफ्ट बगल में था, तो प्लेंटिफ ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से कि मेरा रिजर्वर लीक हो गया, जो मैंने वाटर का रिजर्वर बनाया हुआ था वो लीक हो गया। तो प्लेंटिफ का कोई एक्ट जिसकी वजह से मेरा रिजर्वर लीक हो गया, मैं तो पूरा केयर कर रहा था मगर वो एक्ट प्लेंटिफ ने किया था, तो प्लेंटिफ कैसे मुझे सू कर सकता है? मैं ये डिफेंस ले सकता हूँ। दूसरा कि ये विश मेजर था, मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में बताया था एक्ट ऑफ गॉड के लिए। ठीक है,
तो वो 20 मेजर का आप डिफेंस ले सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं थी, थर्ड पार्टी की गलती थी, ठीक है। या चौथा बेनिफिट आप ले सकते हैं कि प्लेंटिफ का कंसेंट था, प्लेंटिफ का कंसेंट था, लाइक एक पानी की टंकी हमने स्टैब्लिश की हुई है और दोनों लोग वाटर उससे यूज कर रहे हैं, तो ये एक प्रिज्यूम कर सकते हैं कि भाई वाटर तो तुम भी यूज, मतलब प्लेंटिफ भी यूज कर रहा था और वाटर डिपेंडेंट भी यूज कर रहा है सेम टंकी से, और उससे कुछ स्केप हो गया, उससे कुछ नुकसान हो गया, तो प्लेंटिफ सू नहीं कर सकता डिपेंडेंट को, क्योंकि प्लेंटिफ भी वाटर यूज कर रहा था। तो ये प्रिज्यूम्ड है कि प्लेंटिफ का इम्प्लाइड कंसेंट था। और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, जो कि आपने पहले भी देखा कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी में हम डिफेंस ले लेते हैं, ठीक है, कि गवर्नमेंट कोई ऐसा काम कर रही है कि इफ द कीपिंग ऑफ द डेंजरस थिंग इज डन बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी अंडर अ स्टैट्यूट, देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। भाई गवर्नमेंट अथॉरिटी करती है तो उसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कोई क्वेश्चन नहीं कह सकते। दूसरा मैंने बताया आपको, पहले बताया मैंने आपको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, और दूसरा है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। एब्सोल्यूट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो है एक एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 1987 का। इस केस से ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट निकला था। ये सिमिलर ही है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की तरह सिमिलर ही है, ठीक है, बट एक्सेप्ट क्या है थोड़ा सा डिफरेंस कि एक्सेप्ट, मैं रीड कर देता हूं उसको थोड़ा सा। दिस इज सिमिलर टू द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट देयर आर नो डिफेंस टू इट। In effect, there are absolutely no excuses for the harm caused if the rule of, हाँ मतलब जो हार्म हुआ है उसका कोई डिफेंस नहीं होगा, कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। वहां पे तो चलिए आपको डिफेंस और कोई एक्सक्यूज ले भी रहे थे स्ट्रिक्ट में, यहाँ पे कोई डिफेंस कोई एक्सक्यूज नहीं होगा, तो एब्सोल्यूट होगा। स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट में इतना डिफेंस है, यहाँ पे आप कोई डिफेंस नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और एमसी मेहता वाले केस में क्या हुआ था कि द गैस जो थी लीक हुई थी, पॉइजनस ओलियम गैस थी। श्रीराम इंडस्ट्रीज एक इंडस्ट्री थी, श्रीराम इंडस्ट्रीज की यूनिट है दिल्ली में, वहां से जो है गैस लीक हुई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए थे। और ये कोर्ट ने ये बोला था कि इट वाज हेल्ड दैट इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी लैक ऑफ नेग्लिजेंस और इंटेंशन, ना तो कोई इंटेंशन था गैस लीक करवाने का, ना तो कोई नेग्लिजेंस थी, फिर भी गैस लीक हो गया और उसका कोई डिफेंस नहीं है। देयर वर नो डिफेंस एज देयर, जो हमने रेलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में पढ़ा था कि डिफेंस ले लिया था, तो यहाँ पे ऐसा कोई डिफेंस नहीं होगा। और लॉजिक जो दिया था कोर्ट ने, क्या दिया था कि अ पर्सन हु कैरीज ऑन अ डेंजरस एक्टिविटी फॉर प्रॉफिट, भाई जो यूनिट थी, इंडस्ट्री थी, वो डेंजरस एक्टिविटी थी और अपने प्रॉफिट के लिए थी, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसी हार्म के लिए, फॉर एनी हार्म दैट मे फ्लो फ्रॉम सच एक्टिविटी। और एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो है भोपाल गैस लीक में भी यूज हुआ था। और जो भी इन्वायरमेंटल, बेसिकली इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से संबंधित जितने भी ज्यादातर जनरली केसेस होते हैं उसमें हम एब्सोल्यूट लायबिलिटी का यूज करते हैं। तो ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी मैंने अभी आपको बताया। इसमें अगर कुछ पूछना है तो आप लोग रिप्लाई दे सकते हैं, अदरवाइज मैं लास्ट टॉपिक ही कह सकता हूँ, इसमें तो कुछ अब बचा नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है। टाइप्स ऑफ डैमेजेस, डैमेजेस क्या होता है मैं वो बता दूंगा, जस्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, बट यहाँ तक अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप रिप्लाई दे सकते हैं, और अगर रिप्लाई नहीं होगा तो मैं इम्प्लाइड मानूंगा कि समझ में आ गया, इम्प्लाइडली, नहीं तो आप लोग एक्सप्रेस करिए। ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। हेलो हेलो, हाँ जी सर, पढ़ा रहे हैं ना अभी या हो गया? नहीं मैं वेट कर रहा था कि कोई यहाँ पर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले, अदरवाइज मैं लास्ट का एक छोटा सा टॉपिक है वो बता देता हूँ, टाइप्स ऑफ डैमेजेस। ओके ठीक है, टाइप्स ऑफ डैमेजेस है, अभी टॉट में पढ़ा कि हमें डैमेजेस मिलता है कोई भी एक्शन के लिए, कोई भी एक्शन हो जो भी टॉट में कवर हो रहा है, कोई भी एक्ट हो
जो टॉर्ट में कवर हो रहा है उसके लिए अगर मुझे शूट किया जाता है तो मुझे डैमेजेस देना पड़ेगा। तो डैमेजेस बहुत मैंने बहुत बार यूज किया टॉर्ट में, ठीक है। अभी किसी ने बोला सर पनिशमेंट क्या होती है, पनिशमेंट नहीं होती, इसमें डैमेजेस होता है, कंपनसेशन होता है। तो डैमेजेस कितने तरह के हो सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कुल 3-4 तरह के मैं कुछ डैमेजेस डिस्कस कर लेता हूं जनरली जो हम यूज करते हैं अपने स्टडी के दौरान। नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस क्या होता है, जो ये डैमेजेस होते हैं तब दिए जाते हैं जब प्लेंटिफ का लीगल राइट वायलेट हुआ हो, लेकिन उसने बहुत ज्यादा कुछ उसको हार्म नहीं हुआ हो। लीगल राइट वायलेट हुआ है बट कोई बहुत ज्यादा हार्म नहीं हुआ है, कोई ऐसा लॉस नहीं हुआ है, उस सिचुएशन में उसको नॉमिनल डैमेजेस दिया जाएगा। एक मैंने स्टार्टिंग में ही केस में फैक्ट डिस्कस किया था फर्स्ट क्लास में कि इलेक्शन के लिए इलेक्शन में जो वोटिंग करने के लिए गए थे तो लीगल राइट था वोट करने का, लेकिन उसको नहीं करने दिया गया, टाइम भी था। वो अलग बात है कि जिस कैंडिडेट को वोट करना था वो कैंडिडेट इलेक्शन में जीत भी गया, दैट कैंडिडेट वॉन द इलेक्शन, फिर भी उसका राइट था, लीगल राइट वायलेट किया गया, तो उसको नॉमिनल डैमेजेस दिया जाएगा। कंपनसेटरी डैमेजेस। कंपनसेटरी डैमेजेस कब दिया जाता है, कंपनसेटरी डैमेजेस क्या होता है कि जो हार्म हुआ है मुझे, लाइक अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट या मुझे, जैसे मैंने कहा था कि गाड़ी में अगर एक्सीडेंट हो गया, किसी ने गाड़ी में टक्कर मार दी, तो अगर छोटा सा अगर हेडलाइट, मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, या कोई इंडिकेटर, कुछ ऐसी चीज, कोई ऐसा पार्ट टूट गया है, तो इतना डैमेजेस मिलेगा। सपोज 500 रुपए का वो लाइट में एक्सचेंज करवा सकता हूँ, नया रिप्लेस करवा सकता हूँ, तो मुझे वो डैमेजेस 500 दिया जाएगा। ठीक है, आपका ये नुकसान हो गया तो आप इतना ले लीजिए। तो जितना हार्म उतना डैमेजेस, उतने को कंपनसेट करना है। अगर कोई चोट लग गई है तो ठीक है, पट्टी करवाने के लिए, मेडिकल एक्सपेंस के लिए, मेडिकल के 2-4 जो मेडिसिन लेंगे उसके लिए कितना होगा, ठीक है 500-1000 रुपए के आपका मेडिकल एक्सपेंस होगा, डॉक्टर की जो भी फी होगा 2000 का होगा, 5000 जितना जो उसके अकॉर्डिंगली रेशो में दिया जाता है, तो वो कंपनसेट किया जा रहा है, उसके बदले आपको कंपनसेटरी डैमेजेस होता है। फिर एग्जाम्पलरी डैमेजेस होता है। एग्जाम्पलरी डैमेजेस होता है कि लॉस जो है हुआ है प्लेंटिफ को, और these are damages in excess of the loss of suffered by the plaintiff. They are given to set an example to public not to repeat such kind of actions in the future. कि लॉस तो हो गया, उस लॉस का हो सकता है कि उसको कंपनसेट भी ना किया जा सके, बट फिर भी डैमेजेस दिलवाया जाता है एक मैसेज देने के लिए, सोसाइटी में एक मैसेज देने के लिए कि इस तरह का एक्ट रिपीट ना हो, एग्जाम्पल सेट करने के लिए वो डैमेजेस दिया जाता है। ठीक है, फिर एक एग्रावेटेड डैमेजेस हैं, दीज आर आई थिंक नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेनली नॉमिनल, कंपनसेटरी, एग्जाम्पलरी। ठीक है, यही 3 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑलराइट, सो देयर आर 3 बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ डैमेजेस जो कि जनरली हम लोग यूज करते हैं। आपके क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो क्या होता है आपको पता होना चाहिए। एक होता है prospective damages, बता देता हूं कि these are damages that are awarded to take into account the loss that plaintiff has not yet suffered but is likely to suffer in the future as a result of the tort। मतलब कि अभी तक तो कोई डैमेजेस नहीं हुआ प्लेंटिफ को, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में हो सकता है डैमेजेस। इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि मेडिकल बिल है या कोई रिपेयर, कोई कुछ रिपेयर करवा रहा हूं मैं, रिपेयर बिल हैव नॉट येट बीन पेड, कि अगर मेडिकल बिल था अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, मैंने मेडिकल ट्रीटमेंट कराया, अभी तक मुझे कोई लॉस नहीं है, बट 2 दिन के बाद मुझे मेडिकल सुपरिटेंडेंट या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है मुझे बिल थमा दिया गया, अभी तक तो कोई डैमेज नहीं है, डैमेज नहीं हुआ मेरा, डैमेज तो हुआ है लेकिन मतलब मेरा कोई पॉकेट से कोई ऐसा पैसा नहीं लगा है, लेकिन 2 दिन 10 दिन के बाद मुझे बिल थमा दिया जाएगा तो मेरे पॉकेट से पैसा जाएगा। तो एक पर्सपेक्टिव है कि वो तो जाना ही जाना है भाई, मेडिकल का बिल तो आएगा ही आएगा, तो उसके इसमें पर्सपेक्टिव, ऐसे जो डैमेजेस दिए जाते हैं उसको पर्सपेक्टिव डैमेजेस कहे जाते हैं। ठीक है, तो दीज वर द टॉपिक्स। आई थिंक हमने ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक कवर कर लिए, इवन 1-2 टॉपिक हमने एक्स्ट्रा ही मैंने कवर करवा दिए, जैसे नर्वस स्टॉक वगैरह से इतना क्वेश्चन आता नहीं है, बट इसलिए मैंने करवा दिया था। ठीक है, और अगर
टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर्ड हैं। इनमें से किसी को भी कोई डाउट हो तो आप हमारा ईमेल आईडी है जो श्वेता बता रही थी कल उन्होंने, ठीक है, उस पर आप लोग मेल कर सकते हैं, मेरे तक डाउट्स क्वेश्चन पहुंचा सकते हैं। मेरे पास जो भी डाउट्स आएगा मैं उनका रिप्लाई करूंगा, आप लोगों को डाउट क्लियर हो जाएगा। और शशांक आप हैं ऑनलाइन, सुन रहे हैं? हेलो शशांक, शैलेंद्र? यस सर। अच्छा, अभी टॉपिक्स जो है मैंने कवर कर लिया है ऑलमोस्ट सारा ही। अगर थोड़ा सा टाइम हो तो मैं 2-4 क्वेश्चन डिस्कस कर दूं, या फिर बताइए कैसे करना है? सर कर सकते हैं, 5-10 मिनट और ले सकते हैं सेशन को। चलिए ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है? तो जनरल क्वेश्चन हैं ताकि कुछ आइडिया लग जाए। जी सर। सर प्रिविलेज कम्युनिकेशन को रिपीट कर दो, एक डाउट है। अच्छा, प्रिविलेज कम्युनिकेशन मैंने इस कॉन्टेस्ट में बताया था कि जो डिफॉर्मेशन था, डिफॉर्मेशन में, अच्छा मैसेज आ रहे थे, ओके, मैंने इधर ऑन नहीं किया हुआ था मैसेजेस का, ऑलराइट, अच्छा ठीक है। प्रिविलेज कम्युनिकेशन में ये था कि मुझे बाय एनी लॉ आई एम अलाउड टू स्टेट, मैं कूद रही है मुझे पता। हाँ, मैं कहाँ पे थे हम लोग? प्रिविलेज कम्युनिकेशन में अगर बाय एनी लॉ मुझे कुछ कम्युनिकेशन करना अलाउड है या मुझे कुछ बोलना अलाउड है और तो मैं बोलता हूं, तो मुझे जो है डिफॉर्मेशन के लिए सू नहीं किया जाएगा, क्योंकि लाइक मैंने एग्जांपल दिया था आपको, पार्लियामेंट के अंदर जो भी कम्युनिकेशन होती हैं, आपने देखा होगा पार्लियामेंट में कि बहुत सारे जो लीडर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो एक दूसरे पे कुछ ना कुछ कमेंट करते रहते हैं, ठीक है? तो वो उस पे एक दूसरे पे डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट, डिफॉर्मेशन नहीं फाइल कर सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट के लॉ के अकॉर्डिंग मिनिस्टर्स को इनसाइड द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द हाउस जो चल रहा होता है हमारा, उसमें जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन होती है वो वहां बोल सकते हैं, तो वहां पर डिफॉर्मेशन नहीं फाइल किया जा सकता। तो ऐसा कोई लॉ जिसकी वजह से मैंने तो एग्जांपल दिया आपको, ठीक है? आर्टिकल आप 105 पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है? या फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान अगर कोई कम्युनिकेशन है तो वो भी एक जुडिशियल प्रोसीडिंग जो है वो भी एब्सोल्यूट प्रिविलेज माना जाता है। प्लीज म्यूट करें। ठीक है, तो इस तरह के जो है वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन होते हैं। अच्छा, दूसरा कोई क्वेश्चन आया था, एब्सोल्यूट लायबिलिटी पूछ रहे थे लोहित पांचाल जी। एब्सोल्यूट लायबिलिटी इज सिमिलर टू स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। द डिफरेंस इज कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में मैंने आपको 3-4 डिफेंस बताया था कि आप डिफेंस ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन इसमें आप डिफेंस नहीं ले सकते हैं। इसमें आप पर्सनल बेनिफिट के लिए कोई डेंजरस एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप कोई डिफेंस नहीं ले सकते हैं, ये आपका एब्सोल्यूट लायबिलिटी होगा। मैंने बताया था कि एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1987 का केस था, जिसमें कि दिल्ली में एक इंडस्ट्री थी श्री राम इंडस्ट्रीज, जिसकी कि ओलियम गैस लीक हुआ था, जिसकी वजह से काफी हार्म हुआ था। तो यहाँ पे कोर्ट ने एब्सोल्यूट लायबिलिटी बोला था, और जनरली इन्वायरमेंट से संबंधित जितने भी केसेस होते हैं उन सब में एब्सोल्यूट लायबिलिटी ही दिया जाता है। भोपाल गैस वाला केस था जो आपको फेमस है एमसी मेहता पर, वो सब उन सब में जो है ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी ही होता है, ठीक है? और कोई क्वेश्चन तो बताइए, वरना मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन, डिफॉर्मेशन पे ही क्वेश्चन 1-2 पूछ लेता हूँ। देखो मैंने बताया था कि याद रखना 499 में क्रिमिनल डिफॉर्मेशन भी है, ठीक है? लायबिलिटी का एक डाउट है। हाँ बोलो, क्या था? वाइकेरियस लायबिलिटी एक बार रिपीट करने के लिए। अच्छा, वाइकेरियस लायबिलिटी वैसे तो ये मैंने आपको कल बताया था शायद, ठीक है मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। वाइकेरियस लायबिलिटी थोड़ा समय उसके बारे में आपको याद दिलाता हूँ कि मैंने कल क्या बताया था। वाइकेरियस लायबिलिटी होता क्या है कि जनरली तो कोई भी पर्सन
जो एक्ट करता है और उसकी वजह से कुछ हार्म हुआ है तो उसी पर्सन को लायबल ठहराया जाता है। अगर मैंने कुछ गलत तो माना जाएगा। लेकिन वाइकेरियस लायबिलिटी में क्या होता है, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप होता है कि अगर अगर सर्वेंट ने कोई अगर सर्वेंट ने कुछ रॉन्ग किया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ दैट मास्टर, और उस मास्टर का ये भी देखा जाएगा कि उस मास्टर का कितना कंट्रोल है उस सर्वेंट के ऊपर, ठीक है, उस मास्टर का कितना कंट्रोल है उस सर्वेंट के ऊपर, और वो उस सर्वेंट ने उस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपने एम्प्लॉयमेंट के टाइम में कोई ऐसा एक्ट किया जो कि इलीगल था या जिसकी वजह से उसको नुकसान हुआ, ठीक है, तो वो उसके लिए मास्टर को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। तो ये वाइकेरियस लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट था। अब मैंने बताया था उसमें कि जो एक होता है, एक कॉन्सेप्ट है, शायद कल नहीं बताया था, अभी बता देता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज। ऑफ और फॉर का होता है कि अगर मेरा कोई परमानेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, जैसे कि मेरा पर्सनल ड्राइवर है, वो पर्सनल ड्राइवर है तो वो मैं सुबह से शाम तक मेरे पास रहता है, वो मुझे जहाँ इस ऑफिस से उस ऑफिस या उस कोर्ट से उस कोर्ट लेके चलता है मुझे, तो मेरा पर्सनल ड्राइवर है। अगर उसने उस ड्यूरेशन में कुछ ऐसा गलत किया तो मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा, मुझे भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। और अगर एक टैक्सी ड्राइवर है, मैंने ओला कैब बुक किया, सॉरी किसी चलो मैंने कोई भी कैब बुक किया, हमें किसी का नाम नहीं जाना चाहिए ऐसे मामले, तो मैंने कोई भी कैब बुक किया और उस कैब ड्राइवर ने कुछ गलत किया उसी दौरान, मतलब 2 घंटे की जर्नी थी और उस टाइम पे उसने कुछ गलत किया, तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज है, मैंने सर्विस के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया है, उससे कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैंने उसको बोला था कि मुझे यहाँ से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दो आप। अब कैसे पहुंचाओगे, वो उसकी सिरदर्दी थी, उसका प्रॉब्लम था, वो अपना स्किल यूज करेगा उसमें। लेकिन जो मेरा ड्राइवर है उसको मैं चाहूँ बोलूंगा कि नहीं नहीं सीपी होते हुए चलना, हाईकोर्ट होते हुए चलना, ऐसा कुछ चलना, तो मैं उसको कह सकता हूँ कि आप, या फिर मैं कोई ऐसा मैंने किसी को हायर किया है अपने यहाँ पे कुछ काम करने के लिए, तो कोई सर्वेंट है जो मेरे घर पे काम करता है, तो मैं उसको हैंडल कर सकता हूँ ना कि तुम ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे चाहिए, मुझे ये काम ऐसे चाहिए, ठीक है। लेकिन जब आप किसी प्लम्बर को हायर करते हो तो प्लम्बर आपके यहाँ काम कर रहा है, तो आपने प्लम्बर को बता दें कि मुझे ये चीज चाहिए, अब ये चीज तुम कैसे करोगे, वो प्लम्बर अपना स्किल यूज करेगा, ठीक है। हाँ, ये एक अच्छा एग्जांपल दिया इन्होंने, चंद्रिमा दास, काफी फेमस केस है, वेरी गुड एग्जांपल है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, राइट, ठीक है। तो मैं वाइकेरियस लायबिलिटी पे बता रहा था, एंड प्रिंसिपल क्या पार्टनरशिप में था, पार्टनरशिप में लाइक हमें कहा, एक कंपनी का एग्जांपल मैं वो याद कर रहा था, क्या था कल मैंने दिया था कि अगर कोई कंपनी का क्लर्क हूं मैं, अगर फॉर एग्जांपल, तो उस कंपनी के क्लर्क ने, क्योंकि वो कंपनी का जो क्लर्क है वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंपनी की तरफ से सिग्नेटरी है, उसके पास वो स्टैंप लगाता है, वो कुछ भी लिख के देता है, कोई साइन करता है, तो वो कंपनी का काम करता है, ठीक है। तो उस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर वो कुछ एक्ट करता है तो उसके लिए कंपनी लाइबल होगी, कंपनी उसके ऊपर कोई इंटरनल एक्शन ले या जो भी करे, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट वो कंपनी के नाम से कर रहा है, तो क्योंकि वो उसका सर्वेंट है, कंपनी का सर्वेंट है, तो मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं, तो कंपनी लाइबल होगी, ठीक है। ये वाइकेरियस लायबिलिटी के बारे में था। और कुछ हाँ, जो सॉवरेन फंक्शन अगर हो रहा है तो सॉवरेन फंक्शन जो है वो एग्जम्प्टेड है। हाँ, कंपनी लाइब, ये म्यूट कर लीजिए, ये कंपनी लाइबल होगी, ठीक है। कंपनी कंपनी उसको दे सकती है,
कंपनी इंटरनल, मैंने बोला ना कि कंपनी इंटरनल उसके अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकती है, डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है, या कंपनी को जो पर्सन उनके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग टर्मिनेट कर दे जॉब से उसको, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। वो भी लायबल होगा कंपनी के केस में, तो कंपनी ही लायबल होगा, ये इसमें नहीं होगा। कंपनी के केस में क्योंकि उन्होंने कंपनी का स्टैंप लगा के दिया था, कंपनी की तरफ से साइन किया था, तो कंपनी लायबल मानी जाएगी, कंपनी को सू किया जाएगा, उस पर्सन को पर्सनली इंडिविजुअली नहीं सू किया जाएगा। ठीक है, उस पर कंपनी एक्शन ले वो अलग बात है। ऑल राइट, रेस इप्सा लिक्विटर मीन्स, देखो ये क्वेश्चन है, रेस इप्सा लिक्विटर मीन्स, रेस इप्सा लिक्विटर का क्या मतलब था? मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं। नंबर 1, थिंग्स नेवर स्पीक्स बाय इटसेल्फ, थिंग्स स्पीक बाय इटसेल्फ, बोथ द अबव और नन ऑफ द अबव। वेरी गुड, बी ऑप्शन आ रहा है सबका आंसर। किसने एक आंसर भी दिया है फर्स्ट, सेकेंड ऑप्शन ही होगा करेक्ट। और इन दूसरा क्वेश्चन सुनो, इन रेस इप्सा लोक्यूटर अ पर्सन हैज, ऑप्शन नंबर ए, टू प्रूव हिज नेग्लिजेंट एक्ट, ऑप्शन नंबर बी, नॉट टू प्रूव हिज नेग्लिजेंट एक्ट, ऑप्शन नंबर सी, गॉट फुल फ्रीडम टू डू व्हाट ही वांट, ऑप्शन नंबर डी, राइट टू किल। ऑब्वियसली राइट टू किल तो नहीं होगा। वेरी गुड, सोनिका लांबा, नैन्सी गुप्ता, हाँ ठीक है, बी। इन नेग्लिजेंस द बर्डन ऑफ प्रूफ इज अपॉन, नेग्लिजेंस में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? डिफेंडेंट के ऊपर, प्लेंटिफ के ऊपर, दोनों के ऊपर, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव? ठीक है, तो इसी तरीके से आप भी अगर और भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, आई थिंक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया भी जाएगा कुछ एमसीक्यू टाइप। और आपके अभी शशांक जी बता रहे थे कि कुछ बुक्स के बारे में कोई पूछ रहा था ना स्टूडेंट, ठीक है। तो अच्छा बताइए, हेलो, ये म्यूट कर लो, हाँ जी सर। ठीक है। हाँ शशांक, कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, ताकि कुछ जी सर। प्रैक्टिस करने के लोग, ठीक है। बाकी जी, टॉपिक जी, जी। कवर कर लिया है सारे ही, ठीक है। एक क्विट फेसिट पर एलिम फेसिट पर से मैक्सिम्स है, QUIQ फेसिट, FACIT फेसिट, पर PER, एलियम ALIUM फेसिट पर से। इसका मतलब क्या होता है? अगर किसी को पता हो तो बताना, मैं ऑप्शन दे रहा हूं। टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, ये ऑप्शन ए था। ऑप्शन बी, ही हु एक्ट थ्रू अनदर एक्ट फॉर हिमसेल्फ, ऑप्शन नंबर सी है लेट द प्रिंसिपल बी रिस्पॉन्सिबल, ऑप्शन नंबर डी है बोथ बी एंड सी। आंसर आ रहा है बोथ बी एंड सी। बी भी एक आया है, निधि राज पांडे का बी आया है, ठीक है। हाँ ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। मैं एक बार बस 2 मिनट का टाइम और लूंगा कि देख लेता हूँ कहीं कोई मैक्सिम्स तो ऐसा कुछ छूट तो नहीं गया जो मुझे बताना चाहिए था। मैं देखो, मैं रिपीट करता हूँ, यूपी जस्ट सीबीडी मीडियम मैंने बता दिया था फर्स्ट क्लास में ही, डैमनम सन इंजुरिया बताया था, इंजुरिया सन डैमनम बताया था। मैक्सिम सिर्फ मैं अभी सिर्फ मैक्सिम्स के बारे में बात कर रहा हूँ। वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया बताया था मैंने, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है मेरे पास जिसमें कि एक मैक्सिम यूज हो रहा है, मैं पूछ लेता हूँ, वो शायद बताया था कि नहीं। एक्सिटर्पी कॉजा, ये मेरे पास सिंगल की है, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ नया चीज नहीं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आप लोग भी क्वेश्चन अभी मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करने ज्यादा अच्छा रहेगा,
ex terpi causa oriter non exio means ex terpi causa oriter non exio means option number A, action arises if the act is unlawful. Option number B, no action arises if the act is unlawful. Action arises if not involved directly. और लास्ट है एक्शन अराइजेस इफ इन्वॉल्व इनडायरेक्टली। चलिए मैं फटाफट से बताता हूं, लिखना है तो लिख लो किसी को। एक्स टर्पी क्वाजा ऑल्टर नॉन एक्सियो, इसका मतलब होता है कि नो एक्शन अराइजेस इफ द एक्ट इज अनलॉफुल। अगर एक्ट जो है अनलॉफुल है तो एक्शन अराइज नहीं होगा। नेक्स्ट मैं फटाफट से मैक्सिम्स को डिस्कस कर रहा था। नेक्स्ट मैं देख लेता हूँ कि कोई छूटा तो नहीं। डिफॉर्मेशन वाइकेरियस लायबिलिटी मैंने बता दिया है, डिफॉर्मेशन में भी बता दिया ये सब लायबल सिलेंडर, ठीक है। सिर्फ मैं मैक्सिम्स देख रहा हूँ कि कुछ छूट गया हो तो मैं रिपीट कर दूँ, ठीक है। मैक्सिम्स और तो कुछ नहीं है। रेसिप्स लेगुटर में बता चुका हूँ, ऑलराइट। बाकी और भी चीजें मैंने बताई होंगी, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इतना ही बताया। इन क्लास में काफी कुछ बताया, आप लोगों को ऑलमोस्ट पूरा कवर किया है। और भी कुछ टॉपिक किसी को पूछना हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं, जो डाउट्स कलेक्ट हो जाएंगे फिर मैं एक बार डाउट ले लूंगा। एक्स टर्पी, अच्छा ठीक है, रिपीट कर दूं उसको मैं। एक्स टर्पी कहाँ गया, ई एक्स टर्पी क्वाजा, ई एक्स टर्पी TURPI टर्पी, CAUSA क्वाजा ऑडिटर ORITUR नॉन NON नॉन एक्सियो ACTIO, ठीक है। निधिराज पांडे, यस, चलिए ठीक है। तो ये टॉट का हमने आज यहाँ तक कवर कर लिया, ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक कवर किए हैं। आपके इतने ही टॉपिक्स में से अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आई थिंक कोई भी क्वेश्चन टॉट का आप छोड़ के नहीं आ सकते। बाकी जो क्वेरीज थी आपकी की प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए वो आपको ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे, क्वेश्चंस रिलेटेड टू टॉट्स। हाँ वो क्वेश्चन शेयर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो क्वेश्चन जरूर शेयर कर देना, क्योंकि थ्योरी हमने पढ़ा है और थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चंस अगर सॉल्व ना हो तो वो फिर थ्योरी का उतना यूज नहीं हो पाता। तो उसको यूज करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व कर करके यूज करेंगे तो काफी क्लियर हो जाएगा। तो क्लास इज अबाउट टू एंड। आई थिंक डाउट्स भी सारे क्लियर हो गए हैं वैसे, और थोड़ी खिंच भी गई है क्लास। और मेल आईडी जो आप पूछ रहे हैं ग्रुप पे शेयर कर दी गई है वैसे, क्वेरीज के रिलेटेड आप वहाँ चेक कर सकते हैं। हाँ ठीक है शशांक, आप मेरी तरफ से क्लास ओके जी, थैंक यू भैया, थैंक यू। Class is end. Now you can left the class. Thank you very much. थैंक यू एवरीवन, बाय। Thank you.